उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। यूसीसी लागू करने को लेकर सीएम धामी ने दिया बयान, कहा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज की तैयारियां। हर पालिका के लिए बनाई गई 3-3 पर्यवेक्षकों की टीम। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री और शिक्षा को लेकर यहां पर हुई बैठक और की गई चर्चा। उत्तराखंड में आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की तैयारियां। हर सीट पर दावेदारों के 3-3 नाम के पैनल बनाकर प्रत्याशियों की सूची तैयार करेगा पार्टी। उत्तराखंड में आपदा से निपटने का और मजबूत बनेगा सिस्टम। केंद्र सरकार यू प्रिपेयर योजना को दी मंजूरी। आपदा प्रबंधन सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। हल्द्वानी में सड़कों के गड्ढे भरने में हो रही लापरवाही को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपनाया सख्त रुख। सड़कों में गड्ढे होने की शिकायत मिलने के बाद किया दौरा। नई टेहरी में पेयजल लाइन को लेकर खुशखबरी। लाइन निर्माण को मिलेगा बजट। 2 दिनों से धरने पर थे ग्रामीण। लालकुआं में मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस की 3 दिवसीय पदयात्रा खत्म। हरिद्वार में दंपति ने किया अपनी 2.5 दिन की हरिद्वार में दंपति ने किया अपनी 2.5 दिन की बच्ची के शव का देहदान। देहदान को लेकर दंपति की हो रही चारों ओर सराहना। मसूरी में कार पार्क करने के दौरान हादसा। पार्किंग के दौरान खाई में गिरी कार। 2 की मौत, 3 घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में अब जल्द लागू होगा यूसीसी। जनवरी 2025 से यूसीसी लागू होगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लागू करने के लिए एक ऐप भी तैयार किया जाएगा। बड़ी खबर, जनवरी 2025 से यूसीसी लागू होगा, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लागू करने के लिए एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी जनवरी 2025 में, और जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसको लेकर एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है। जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। सभी तैयारियां इसको लेकर लगभग पूरी। और यूसीसी लागू करने के लिए एक ऐप को भी तैयार किया गया है। उत्तराखंड नगर निकाय के चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। चुनाव को लेकर हर पालिका के लिए 3-3 पर्यवेक्षकों की टीम बनाई गई है।
जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, विधायक, संगठन पदाधिकारी और संभावित दावेदारों से राय मशवरा कर रही हैं। पार्टी निकाय चुनाव में आंतरिक सर्वे, जिलों के संगठन और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर टिकट का आवंटन करेगी। 3 रिपोर्ट के आधार पर सभी सीटों के लिए 3-3 दावेदारों का पैनल भी तैयार होगा, जिनमें से प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की आचार संहिता 25 या 26 दिसंबर को लागू हो सकती है, जिसको लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद और 13 सभासदों के लिए भाजपा के नामित पर्यवेक्षक राज्य मंत्री सुरेश भट्टकैयर ने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। यहां उन्होंने सभी से एकजुट होकर मसूरी में भाजपा को भारी मतों से जिताने की अपील की। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अनुशासन की पार्टी है। तो मैं आपको एक बात तो क्लियर कहना चाहूँगा, आज जो ये निकाय चुनाव है उसके निमित्त जो है नगर पालिका मसूरी में आज हम 3 पर्यवेक्षकों के रूप में, हमारे जो राज्य मंत्री भी हैं, पूर्व संगठन मंत्री रहे हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय सुरेश भट्ट जी हैं, और साथ साथ अपने बहुत ही सम्मानित पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया आदरणीय संजय गुप्ता जी। मैं खुद तीनों लोगों ने बैठ के मोर देन 100 से ज़्यादा लोगों के साथ आज उनके विचार जाने, और बहुत सारे लोग जो भी देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में दावेदारी करना उसका अधिकार है। तो उसमें बहुत सारी बहनें ने अपने दावेदारी भी की है और लोग भी आए हैं जिन्होंने विभिन्न नामों पे चर्चा की है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे ओबीसी की जो सीट है उसके लिए विरोध है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सामान्य हो, ये बेसिकली लोकतंत्र के पहिए। तो अगर ओबीसी सीट आई तो ओबीसी वाले का भी अधिकार है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, और सामान्य सीट होगी तो सामान्य वाले का है। एक रोटेशन है, आरोही और अवरोही क्रम, और नगर निकायों में ही एक ये प्रक्रिया है कि उसको जो है आरोही और अवरोही क्रम से इसको सीटें निर्धारित की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से प्रारंभ कर दी थी। अभी सरकार की ओर से जो स्थानीय निकाय के लिए नगर पालिका और नगर निगम, नगर पंचायतों के लिए जो आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में जो भी प्रत्याशी जो आगे चुनाव लड़ने के लिए जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जानकारी लेने के लिए और एक तरह से कार्यकर्ताओं का मत जानने के लिए कि कार्यकर्ताओं का मत क्या है, उसके लिए हर क्षेत्र में 3 कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक बना करके भेजा है। उसी के निमित्त आज मसूरी नगर पालिका के नाते मैं स्वयं और मेरे साथ अपने विधायक जी, हमारे दुर्गेश्वर लाल जी और हमारे संजय गुप्ता जी, तीनों लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत अच्छे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी राय दी है, वार्ड सदस्यों सहित अपने नगर पालिका के चेयरमैन के लिए अपनी राय दी है। सभी कार्यकर्ताओं की राय को हम सब लोग ने लिपिबद्ध किया है और उस राय को हम अपने केंद्रीय जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व है उसके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद प्रांतीय नेतृत्व उस पर निर्णय करेगा। सर, कई नाम आए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बागेश्वर दौरे पर रही हैं। इस दौरान उन्होंने जिला कार्यालय में जिले के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से संवाद करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बागेश्वर में नए जिला अस्पताल का काम चल रहा है, जिसे आधुनिक संस्थानों से पूर्ण किया जाएगा। यहाँ पर 50 डॉक्टरों के लिए हर विकास खंड में आवास भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कपकोट और बैजनाथ के अस्पताल का उच्चीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी अब बिल्कुल भी नहीं है, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में शिक्षक उपलब्ध हैं। यह शासकीय विद्यालयों का सर रिक्तियां बहुत नाम तो आपने तो ये लिखा वो देखो ना। हम बागेश्वर जिले में एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया बना रहे हैं, उसकी डीपीआर भी आ गई है। उसकी ज़मीन के मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में कागज़ पूरे होके उसका पैसा हम इसी साल अवमुक्त करने जा रहे हैं। एक 25 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं।
हम बागेश्वर ज़िले में लगभग 50 डॉक्टरों के लिए हर ब्लॉक स्तर पे आवास भी बनाने के लिए मैंने आज निर्देश दिए हैं। एक हम चाहते हैं कि कपकोट का हॉस्पिटल और बैजनाथ का हॉस्पिटल, इन दोनों का उच्चीकरण के लिए भी मैंने आज दोनों विधायकों से भी कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहा कि उसका उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव दे दीजिए। हमारे शिक्षकों की अब कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारे यहाँ प्राइमरी में टीचर अब पर्याप्त आ गए हैं। एलटी के भी 1500 टीचरों की नियुक्ति होने जा रही है और 20 तारीख को प्रदेश स्तर पे काउंसलिंग और हो रही है ताकि यहाँ 100% टीचर आ सकें। डॉक्टरों की कमी है सर। देखिए, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी अभी 2027 तक हमारे प्रदेश में रहेगी और इसीलिए हमने उनका पैकेज भी अलग कर रखा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा हम एक अलग नियमावली बना रहे हैं और इनका कैडर भी अलग बना रहे हैं। लेकिन अब हर साल हमको 200 बच्चे पीजी करने जा रहे हैं, उनका 3-3 साल का हम बॉन्ड भर रहे हैं। हर साल 200 बच्चे हमारे प्रदेश में आएंगे तो अगले 2027 तक हमारे यहाँ सर्जनों की भी कमी नहीं रहेगी। उत्तराखंड में आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्टी प्रत्येक सीट पर दावेदारों के 3-3 नाम के पैनल बनाकर प्रत्याशियों की सूची तैयार करेगी, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रत्याशी चयन के क्रम में प्रदेश नेतृत्व ने वरिष्ठ पदाधिकारियों को सभी निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर के अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली हैं। अब प्रत्याशी चयन के क्रम में हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सभी निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है और हमारे पर्यवेक्षक वहां पर जा कर के वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उसमें चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हों, जिले के हों, मंडल के हों, उन सब से राय शुमारी करके वहाँ पर जो भी संभावित उम्मीदवार हैं 3 नामों का पैनल बना करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और उन 3 नामों पर प्रदेश की चुनाव समिति में विचार विमर्श किया जाएगा और जो सबसे पसंदीदा उम्मीदवार जनता का होगा, कार्यकर्ताओं का होगा, उसे पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और अब मजबूत किया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार अब लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट यानी कि यू प्रिपेयर योजना को मंजूरी दे दी है। करीब 1480 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे, जबकि विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य भी होंगे। इसके साथ ही 19 फायर स्टेशन, एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वनाग्नि को रोकने के लिए भी काम होने हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार यह प्रोजेक्ट 5 साल का है। इसका क्रियान्वयन वर्ष 2029 तक किया जाना है। से डेडलाइंस पूर्व में गड्ढा भरने की दी गई थी। पहले 15 नवंबर थी, उसके बाद इसको बढ़ा भी दिया गया था, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है एक तो बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया, जो 80-20 के रेशियो में है। इसमें 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा और 20% हमें राज्य से देना होगा। उसमें हमें कुल 45 ब्रिज बनने हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और करीब 10 स्थानों पर जहां लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वो हम मिटिगेशन के वर्क करेंगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क करेंगे। कुछ फायर स्टेशन बनने हैं, एसडीआरएफ की बिल्डिंग बननी है, हमारा आपदा में कंट्रोल रूम एसीओसी बनना है, मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कई सेंसर और कई उपकरण लगाए जाने हैं। इसके अलावा डिजास्टर शेल्टर बनने हैं, कुछ फायर डिपार्टमेंट की कुछ मशीनें खरीदनी हैं, फायर के कुछ भवन बनने हैं और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के लिए कुछ उपकरण खरीद रहे हैं। इस तरह से कार्रवाई होनी है सर।
हल्द्वानी में सड़कों के गड्ढे भरने में हो रही लापरवाही को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त रुख अपनाया है। सड़कों में गड्ढे होने की शिकायत मिलने के बाद कुमाऊं कमिश्नर हल्द्वानी शहर के दौरे पर निकले हैं, जहां उन्होंने खुद सड़कों में कई जगह गड्ढे पाए। इसके अलावा मंडी के पास एक सड़क बिल्कुल खस्ताहाल हालत में मिलने से कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों से दो टूक शब्दों में गड्ढों को लापरवाही छोड़ काम करने की हिदायत दी है। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त न करने और संबंधित अधिकारी या विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी। इसके अलावा 4 दिन पहले हल्द्वानी में हुए भीषण अग्निकांड की जानकारी पर कमिश्नर घटनास्थल पहुंची और हाइड्रेंट की जानकारी ली, जिसमें पता चला कि अग्निकांड के समय हाइड्रेंट चले ही नहीं, जिससे 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। इस लापरवाही से गुस्साए कुमाऊं कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। से डेडलाइंस पूर्व में गड्ढा भरने की दी गई थी। पहले 15 नवंबर थी, उसके बाद इसको बढ़ा भी दिया गया था, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि गड्ढों को भरने में हिलावाली हो रही है, लापरवाही बढ़ती जा रही है। अभी एक जगह हम देखने गए थे जहाँ पे RWD का काम 5 लाख का हुआ भी है, बोर्ड भी लगा है, लेकिन मौके पे कोई सड़क नहीं बनी हुई है। यहीं पे एक सीवर का काम हो रहा है जो 3 महीने पहले पूरा हो चुका, लेकिन उसके बाद भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं। साथ ही साथ अभी जो पिछले दिनों मार्केट में एक आग जलने की घटना हुई थी, उसमें मौके पे मैं देखने आया हूँ हाइड्रेंट में, तो आज भी प्रेशर नहीं है और उस दिन भी नहीं था। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की लापरवाही अगर कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध फिर जरूर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो आज मैंने मौके पे सब स्थल देखे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की। नई टेहरी के प्रतापनगर के गढ़वाड़ गांव और खंबा खाल के लिए नई पेयजल लाइन बिछाने के लिए जिला प्रशासन जल संस्थान को बजट देगा। दोनों गांवों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति करने के लिए जल संस्थान जल्द ही नई पेयजल लाइन का निर्माण शुरू करेगा। डीएम मयूर दीक्षित की ओर से यह आश्वासन मिलने के बाद गढ़वाड़ गांव और खंबा खाल के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहा धरना स्थगित कर दिया है। बता दें कि गढ़वाड़ गांव और खंबा खाल में नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं होने से नाराज दोनों गांव के लोग बीते दिन से कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हुए थे। ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत गढ़वाड़ गांव खंबा खाल डांगी घोड़पुर के लिए हंस फाउंडेशन ने करीब 1 करोड़ से अधिक लागत से जल जीवन मिशन के तहत डांगी पेयजल योजना से पेयजल लाइन और टैंक का निर्माण करवाया था, लेकिन गढ़वाड़ गांव और खंबा खाल में नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। माध्यम से जो हमारे गढ़वाड़ खम्मा खाल की सम्मानित जनता यहाँ पर आए, हमारी छोटी बहन जिला पंचायत जी सब इनके नेतृत्व में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम अभी शिष्टमंडल 5 सालों डीएम साहब को मिले, तो मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चे होने के नाते ये विश्वास दिला रहा हूँ जनता को कि आप अभी ये स्थगित ये जो अनशन है इसको स्थगित करें। और मैं भी बीच में रेखा सवाल जी और हम लोग डीएम साहब को मिलेंगे और डीएम साहब ने जो हमें अभी अंदर आश्वासन दिया कि जो 50 लाख इन्होंने एस्टिमेट बना रखा है वो जल्दी ही डीएम साहब, मुझे आशा है, विश्वास भी है कि स्वीकृत हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जनता के साथ हूँ और जनता के साथ जो हमारे एक्शन साहब ने यहाँ पर बोला, मैं तब तक अपनी बात कर रहा हूँ, हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं डीएम साहब से धन स्वीकृति करा के और तुरंत एक्शन से निवेदन करूंगा कि जल्दी हमारी एक मांग है, एक सूत्री मांग है कि हमें अलग लाइन दी जाए। जो डांगी पेयजल योजना है, गढ़वाड़ खम्मा खाल को अलग योजना पेयजल योजना दी जाए और ये जनता के आशीर्वाद से स्थगित है आप लोगों को। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इन्होंने हमारे कहने पे ये जो कार्यक्रम, क्योंकि हम भी सरकार के एक नुमाइंदे और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी अपनी सरकार में एक हो, तो आपको विश्वास दिलाते आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। और खम्मा खाल के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पेयजल समस्या को लेके। तो इनकी जो मूल समस्या थी उसमें मैं थोड़ा सा अवगत करना चाहूँगा। ये डांगी पेयजल योजना के तहत ये योजना है जिसमें 4 गांव कवर हो रखे हैं, जिसमें आपका मुखमाल गांव, डांगी, खम्मा खाल, गढ़वाड़ गांव, 4 गांव है। इसे जेजेएम में हंस फाउंडेशन ने टेकअप किया। हंस फाउंडेशन में ही इसकी DPR बनाई, सर्वे किया और इन 4 गाँवों में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग हो सकती है जिससे कि सभी को प्रॉपर पानी मिल सके और हर घर में कनेक्शन हो सके। तो उसके तहत गाँव वालों की सहमति के तहत पे जो काम किया गया था। अब क्योंकि उनका काम लगभग कंप्लीशन की ओर था, तो गांव वालों का एक सुझाव था कि ऊपर से कुछ गांव का जो छेड़खानी करके पानी नहीं आ पाता है लास्ट के गांव में, खम्मा खाल और गढ़वाड़ गांव में, इसलिए एक सेपरेट लाइन की इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, जिसके तहत हमने एक ज्वाइंट सर्वे PWD के साथ किया और जो भी रोड कटिंग चार्जेस और नई पाइपलाइन डालने में जो भी अनुमानित लागत आने वाली वो हमने डीएम सर से अभी उनको एस्टिमेट सबमिट किया सर को। तो सर ने ये आश्वासन दिया है कि उसकी फंडिंग जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। अगर जैसी फंडिंग हो जाएगी तो उसके बाद इसे जल संस्थान टेकअप करेगा और जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत टेंडर वगैरह
लगा के उसमें काम शुरू कराया जाएगा और उम्मीद है कि उससे पानी की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। मांग को लेकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे थे और हमारी एक सूत्रीय मांग यही थी कि हमारी जो ये डांगी पेयजल योजना है और जिसमें खम्बाखाल, गरवाण गांव और डांगी और मुखमाल गांव, ये 4 गांव जिससे लाभान्वित हो रहे थे और हमारे गांव 2 गांव हैं इससे लाभान्वित भली भांति नहीं हो पा रहे थे। तो इसके लिए हमारी एक सूत्रीय मांग यही थी कि हमें मुखमाल गांव के 1 किलोमीटर पहले से जो है अलग सेपरेट लाइन हमें दी जाए और जिसके लिए अभी हम डीएम साहब से भी मिले हैं तो उन्होंने पूरी आश्वस्त किया है कि मैं इसके लिए फ़ंड जो है 50 लाख के लगभग उन्होंने जो बोला है वो देंगे और जैसे ही फंडिंग हो जाती है उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो तुरंत हो जाएगा उसके 10-15 दिनों बाद ही। तो इसी आश्वासन में अभी एक्शन साहब से भी हमें पूरी जनता से मिले हैं यहाँ पर जो हमारे साथ यहाँ पर इस धरने में उपस्थित हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम तुरंत ही इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे और तब तक जो जल की जो आपूर्ति है वो विभाग के द्वारा ही इसका सुचारू रूप से उसका निगरानी की जाएगी। तो इसी मांग को लेकर हमारे साथ हमारे बड़े भाई गोविंद रावत जी भी प्रदेश उपाध्यक्ष जो अभी किसान मोर्चा के हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो सभी लोग इससे सहमत हैं कि तुरंत ही अगर इस पर जो है काम होता है तो हम लोग तब तक अपने धरने को स्थगित करते हैं। अगर ऐसा आगे नहीं होता है तो आगे भी हम इसके लिए आंदोलन के लिए जो है तत्पर हैं। मैंने साल भर लग जाए हम ऐसा नहीं, मेरा मतलब ये कि तब तक आप 6 भी लग। लालकुआं बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से बिंदुखत्ता में स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण की मांग को लेकर निकाली गई 3 दिवसीय पदयात्रा का आज समापन हो गया है। यह पदयात्रा लगभग 50 किलोमीटर तक लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूमी। समापन के दौरान तहसील परिसर के समीप एक सभा आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस वक्ताओं ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार आज सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन देश की सीमा पर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण को लेकर चुप्पी साधे हुए है। इसके साथ ही इधर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी ने राज्य सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है। 2015 में मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, तब से घोषणा की थी कि स्टेडियम बनेगा, नौकरी मिलेगी, बहुत सारी वादे किए गए थे सरकार के द्वारा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि उस टाइम सरकार चेंज हो गई। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो अभी नई सरकार आई है, भाजपा सरकार आई, कुछ तो करो। शहीदों के लिए ये कर दिया हमने, वो कर दिया। जब भी उनके इलेक्शन आते हैं तो हमको सम्मानित करने लग जाते हैं, जगह जगह जाते हैं कि शहीदों के पत्नियों को बुलाओ, ये करो। लेकिन जब काम करने का नंबर आता है तो कहीं पे भी काम नहीं करते। आप ही देख लीजिए, अभी आए थे 1 साल पहले सैनिक कल्याण मंत्री आए थे, बोला इसकी मूर्ति लगेगी, ये होगी, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो दूसरा साल भी चले गया है, ना मूर्ति लगी। अभी तक कोई सोल्जर बोर्ड वाले कहते कि हम दूंगी 26 जनवरी को। ये सरकार को चेतावनी दे रही हूँ, मैं अनशन पे बैठूंगी, फिर उसके बाद उस चीज की जिम्मेदारी उनकी है कि क्या होगा आगे। अब ब्लॉक कांग्रेस द्वारा जब अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय श्री मोहननाथ गोस्वामी जी के नाम से स्वीकृत मिनी स्टेडियम का निर्माण जो होना था वो पिछले 10 वर्षों से भी नहीं हो पाया, तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक आंदोलन करें। और हमने इसमें पिछले 3 दिनों से हम जो है इसमें आंदोलन कर रहे हैं और उसमें हमारे साथ जो है स्वर्गीय श्री मोहननाथ गोस्वामी जी की जो एक शहीद की विधवा है वो भी हमारे साथ थी। और मतलब बड़ा दुख होता है कि इस सरकार ने जो पिछले 8 वर्षों से यहाँ पर काबिज है, इन्होंने अभी तक जो है उसके निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब उससे भी बड़ा देखिए कितना बड़ा आश्चर्य का विषय है कि ये सरकार कहती है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं और जगह जगह इनके कार्यक्रम होते हैं, तो ये शहीदों की विधवा को वहाँ पर सम्मान के लिए बुलाते हैं। लोगों का 3 दिवसीय पदयात्रा थी। ये मिनी स्टेडियम जो बिंदुखत्ता में शहीद गोस्वामी जो थे मोहननाथ गोस्वामी के, जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे माननीय मंत्री दुर्गापाल जी और मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। मनी टोकन भी दी गई, जमीन भी उसके बदले में दी गई, लेकिन बहरी गोंगी सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ भी नहीं किया विकास। इसलिए हम लोग उसके आक्रोश में पदयात्रा की थी। एक शहीद बिंदुखत्ता का जो गांव है शहीदों से भरा हुआ है, कई लोगों ने अपनी जान जोखिम देके देश की पर निछावर हुए, लेकिन ये सरकार ने किसी का मान नहीं रखा, ना पूर्व सैनिकों का रखा, न पूर्व जो हमारे वीरांगना है
शहीद पत्नियां हैं उनका रखा, सबको इन्होंने ठंडे वस्त्र रखा। इसके विपरीत हम लोग पद यात्रा निकाली थी 3 दिवसीय। आज इसका यहाँ पर तहसील दिवस में ज्ञापन देने के बाद हम लोगों ने इसका समापन किया। हरिद्वार के पथरी में रहने वाले दंपति ने अपनी 2.5 दिन की बच्ची के शव को रिसर्च के लिए दून मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया है, जिसके बाद परिवार की सराहना की जा रही है। पथरी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तम नगर के रहने वाले राम मेहर सिंह की पत्नी नैन्सी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची की हालत ठीक न होने पर डॉक्टर ने उसे सीसीयू में रखा। हालांकि बच्ची की मौत हो गई। परिवार बच्ची के शव को घर वापस लाने की तैयारी में जुटा था, लेकिन उसी वक्त दधची देहदान समिति ने जुड़े लोगों ने उनसे संपर्क किया और बच्ची के देहदान के लिए उन्हें प्रेरित किया। समिति और चिकित्सकों की बात से प्रभावित होकर राम मेहर सिंह और उनकी पत्नी ने बच्ची के देहदान करने का निर्णय लिया। इसके बाद दून मेडिकल कॉलेज के एनाटोमो विभाग को 2.5 दिन की बच्ची का देहदान किया गया। यह देश का पहला मामला है जब इतनी कम आयु के बच्चे के शव का दान किया गया है। देहदान की प्रक्रिया के दौरान समिति और चिकित्सकों ने नवजात बच्ची का नाम सरस्वती रखा। सरस्वती के शव को म्यूजियम में रखा जाएगा। सर दान करना, सर हम क्या बताएं, हमारी तो वाइफ हैं जिन्होंने 9 महीने बिटिया को पेट में रखा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा था ये निर्णय लेना ना सर कि भाई, क्योंकि बिटिया को एकदम से डोनेट करना, समझना, क्योंकि उसकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बट लेकिन जिस चीज़ के बारे में उसे बताया गया कि भाई इस चीज़ से प्रेरणा ही मिलेगी, कोई नुकसान नहीं है, तो फिर उसने इस चीज़ से उम्मीद तो सर पहले तो नहीं थी, लेकिन अब तो उम्मीद बढ़ गई है हमारी, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ घर पे तो हम बहुत पछता से रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये छोटी सी न्यूज़ इतनी बड़ी हाहाकार मचाएगा ना। ठीक है नहीं सर, अब समझ में आता है कि हाँ जो किया ठीक किया, अच्छा किया, ताकि बच्चों को भी और बड़ों को भी इस चीज़ के बारे में सीख मिलेगी कि भाई अगर कोई ऐसे हादसे होते हैं तो अपने कुछ भी अंग शरीर का डोनेट करना ज़रूरी है, होना चाहिए, बल्कि आदमी को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने देखा है न्यूज़ में, क्योंकि उसमें आए हैं 250 केसेस आ चुके हैं डोनेट करने वाले, क्योंकि अभी पहला कदम हमने उठाया तो दूसरा बंदा उठाए तभी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।